माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको इसको बैन जरूर किया है, लेकिन ये अधूरा बैन है, क्योंकि ये सवाल लोगों के बीच में आमतौर पर बना रहेगा कि अगर साधन अगर अवैध है तो अवैध साधन से कमाई गई संपत्ति भी अवैध होती है। अब तक भारत में तो ऐसा है। तो अगर चुनावी बॉन्ड अवैध था तो निश्चित रूप से तमाम दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दल, अगर वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जितना धन इन पार्टियों के पास आया है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी क्लियर करना पड़ेगा कि वो धन भी कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपने अधीन लेना ही पड़ेगा, जब्त करना ही पड़ेगा। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश और आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड जो रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था उसने बहुजन राजनीति को कितना चोट पहुंचाया, इस पे बात करेंगे। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और तमाम बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसके बाद से कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदे मिले हैं और कहीं ना कहीं जो वंचितों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो पीछे गई हैं। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी आई थी ये बहुजन राजनीति को खत्म करने के लिए आई थी? नहीं, अगर आप इसको काल और परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड या नोटबंदी या सब तमाम चीजें आने के बाद में कहीं ना कहीं जो बहुजन राजनीति है, जो गरीबों की राजनीति है, जो वंचितों की राजनीति है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं अमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे। देखिए, चुनावी बॉन्ड की जो योजना है इसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर के है। पहले भारत सरकार ने नोटबंदी करी और नोटबंदी के दौरान ये दावा किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिनको काला धन मिल रहा था, उस काले धन पर इस नोटबंदी के माध्यम से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो 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 दल हैं उनकी राजनीति को तितर बितर करने का सरकार ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए। दुर्भाग्य ये रहा कि नोटबंदी भी होगी और सरकार ने जितना कहा था कि मेरे पास इतना धन कहीं ना कहीं मार्केट में है, लगभग लगभग भारत में उतना ही धन जो है जिसको सरकार ब्लैक मनी कर रही थी वो व्हाइट मनी के रूप में सरकार के पास है। दूसरी बात, आखिर वो क्या कारण रहे कि नोटबंदी के बाद उस समय के जेटली जी जो है मंत्री रहे सरकार में और उन्होंने ये नोटबंदी, ये जो है आपका चुनावी बॉन्ड की एक योजना जारी करी। देखिए, सरकार, मैं एक बात कहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बैन जरूर किया है, लेकिन ये अधूरा बैन है, क्योंकि ये सवाल लोगों के बीच में आमतौर पर बना रहेगा कि अगर अवैध है तो अवैध साधन से कमाई गई संपत्ति भी अवैध होती है। अब तक भारत में तो ऐसा है। तो अगर चुनावी बॉन्ड अवैध था तो निश्चित रूप से तमाम दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दल, अगर वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जितना धन इन पार्टियों के पास आया है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी क्लियर करना पड़ेगा कि वो धन भी कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपने अधीन लेना ही पड़ेगा, जब्त करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए और देश भर में तमाम रिपोर्टें छपी हुई हैं कि देश भर में उसने अपने कार्यालय खोले और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया ढांचागत रूप से, तो क्या अब उनकी भी जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कोई आदमी, जैसे यही सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो लगातार कहती रही है कि हम जो जो अधिकारी मिलते हैं जिन्होंने पैसे कमाए होते हैं गलत तरीके से, उनकी कुर्की की जाती है, संपत्ति जब्त की जाती है। अभी वही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार की चालाकी इतना आसान नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 को अगर आप देखते हैं, उसकी तमाम धाराएं, उन धाराओं में जेटली जी ने इस विधेयक को, जो चुनावी बॉन्ड है, इसको बाकायदा वित्त विधेयक बनाया। ये आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें वित्त हैं, लेकिन ये बेसिकली चुनाव सुधार को लेकर के कार्यक्रम था। लेकिन इसको जानबूझ करके जेटली जी ने उसको वित्त विधेयक बनाया। और वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में बहुत थोड़े थोड़े से अंतर है। कहीं ना कहीं वित्त विधेयक सरकार जो है बहुत सारे वित्तीय मामलों को इसके अंदर डालना चाह रही थी, जानबूझ करके डालना चाह रही थी। और देखिए, आप देखिए, इत्तेफाक देखिए,
कि 2014 से पहले तमाम क्षेत्रीय दल, क्योंकि लिमिट जो है चंदे की वो 20,000 रुपये तक आप नगद ले सकते थे, और 20,000 रुपये से ज्यादा का जो भी चंदा लिया गया उसका लेखा जोखा बाकायदा आपको चुनाव आयोग को दाखिल करना होता था, और चुनाव आयोग उनकी जांच करता था। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये सबसे ज्यादा आरोप लगे, और जी तमाम सरकारों के तंत्र ने यह दावा किया कि वे लोग जो 20,000 रुपये से ज्यादा चंदा बहुजन समाज पार्टी को दे रहे थे, उनकी संपत्तियों की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि उन व्यक्ति के क्या हैसियत 20,000 रुपये देने की है। अब इस वित्त विधेयक में क्या है ये भी आप देखिए। इससे पहले, इस कानून से पहले, जी कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योगपति अपने मार्जिन का, जो उसका लाभ का कुछ प्रतिशत दे सकता था, लेकिन इस वित्त विधेयक में जानबूझ करके ऐसा प्रावधान किया गया कि ना तो कोई लिमिट थी, और दूसरी जो घाटे की कंपनियां हैं, जो कंपनियां ऑलरेडी घाटे में थी, वो भी बाकायदा चुनावी चंदा दे सकती थी। और इसमें बड़ा देखिए, दो तीन चीजें देखिए कि ये बाकायदा 5 इसके सेक्शन हैं। 1,000 रुपए का बॉन्ड, 10,000 रुपए का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड, 10 लाख का बॉन्ड और 1 करोड़ का बॉन्ड। और जितना भी चुनावी बॉन्ड का जो चंदा है वो 90% 1 करोड़ वाले ही बॉन्ड है। तो आप देखिए, इसमें आम जनता की सहभागिता नहीं है। कहीं ना कहीं जो वित्तीय संस्थान है, जो कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से गिव इन और टेक का कहीं ना कहीं खेल कर रहे थे। और इसकी अगर जांच हो जाएगी तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीजें दिखाई देंगी। दूसरी बात एक बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो लगभग लगभग जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक रहा कि जो एसबीआई था, जहां से आप चुनावी बॉन्ड खरीदते थे, एसबीआई कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है। तो सरकार ने बड़ी जानबूझ करके, सरकार को ये तो मालूम था कि उसे कौन कौन धन दे रहा था, लेकिन सरकार साथ साथ ये भी पता लगा रही थी कौन से कौन दूसरे कौन से वो पार्टियों को उद्योग, कौन कौन धन दे रहा है। वो दूसरी पार्टी, और बाकायदा सरकार उनके बाद उनको टेलीफोन करती थी, अगर जांच कराई जाएगी। सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप उसको धन कैसे दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये बड़ा घोटाला है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको दास साहब, एक बड़ी पुरानी कहावत है, मान्यवर काशीराम जी के बारे में एक बात कही गई कि भाई देखो, जो अगर आप बहुजन मूवमेंट को देखेंगे या बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे या और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अलग अलग लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो पिछड़ों के भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के हैं। तो मान्यवर काशीराम जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक गांव में गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं वोट के साथ आपसे नोट भी लूंगा, और बाकायदा उन्होंने नोट की कंडीशन नहीं लगाई। उस गांव में रात को रहते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति मेरी बातों से सहमत हो या मुझे वोट देना चाहता है या बहुजन समाज पार्टी, वो एक एक नोट जो भी उसके हाथ में हो, वो 1 रुपए का भी नोट सकता है, 2 का भी हो 100 सकता है, रुपए का 5 भी का हो भी नोट, सकता है, गाँव में जिसकी गाँव जितनी में यही क्षमता नोट हो। होते हैं। हाँ जी जी। तो जब उन्होंने सुबह वो नोट देखे और उन्होंने बाकायदा दावे के साथ कहा कि इस गांव से बहुजन समाज पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, और जब वहां चुनाव हुआ तो लगभग लगभग उतने ही वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। देखिए, चुनाव चंदा एक महत्वपूर्ण विषय। कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी को चंदा देता है तो निश्चित रूप से उसका एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस पूरे के पूरे खाके को चेंज किया। जो बहुजन पॉलिटिक्स थी, वो उसके पास संस्थान बहुत कम थे। अगर आप पूरे चुनावी चंदे को आप देखेंगे तो लगभग लगभग आप बीएसपी वहां जीरो है। तमाम लोग कहते हैं कि बीएसपी जीरो है, तमाम बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं। समाजवादी पार्टी भी लगभग जीरो ही है, क्योंकि देखो उद्योगपति का खेल है। और कहीं ना कहीं आप ये बात मान लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी का स्थापना के समय से ही, जब ये देश आजाद हुआ, 1925 में स्थापना हुई, लेकिन जब ये देश आजाद हुआ तो जो आपका आरएसएस है वो चाहता था कि इस देश में 2 दलीय व्यवस्था हो। 2 दलीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी उनको दिखाई दी और कहीं ना कहीं एक तरफ आप कांग्रेस चंदे में दिखाई देंगे। तो इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं एक उसी तरह की व्यवस्था वो लागू करना चाहते थे। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अमेरिका का उदाहरण देते हैं, तमाम बीजेपी के लोग 1910 में वहां लॉबिंग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहां बाकायदा ओपन मार्केट में जाकर के लोग लॉबिंग करते हैं, लोगों से पैसा लिया जाता है। आप अगर ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो आप ओपन मार्केट में जाइए ना, आप बताइए ना कि ये उद्योगपति का ये एड्रेस है, ये हमको चंदा देता है। तो ये कहीं ना कहीं छुपा छुपी का जो खेल है, ये इसके पीछे एक जानबूझ करके एक लॉजिक है कि जो 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 कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के जो दल हैं, उनकी क्षमताओं को टैक्स करने के लिए, क्योंकि ये तो सच है, अगर आपको लगता है कि चुनाव में पैसा ना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाकायदा वोहरा कमेटी है, वोहरा कमेटी ने कहा कि भाई
जो तमाम अपराधियों का या जो वित्तीय संस्थान है उनका पॉलिटिजाइजेशन हो रहा है। अभी 1998 में आप देखेंगे इंद्रजीत गुप्त कमेटी क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव में पैसा खर्च होता है और बाकायदा चुनाव आयोग खर्चे की एक लिमिट रखता है, तो सरकार करे ना इस काम को। सरकार बाकायदा चंदा ले और सरकार अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो सरकार की तरफ से एक निश्चित धन हो, ये भी एक प्रावधान हो सकता है। जी सतीश जी, जी आपने काशीराम जी का नाम लिया, एक नोट वोट की बात कही। मान्यवर काशीराम एक चीज और भी कहते थे, वो कहते थे कि जहां से सहारा मिलता है वहां से इशारा भी मिलता है। तो ये क्या कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का खेल है, और जो पैसे के बदले कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को तमाम राहतें दी गई हैं, तमाम सुविधाएं दिए गए हैं, तमाम ठेके दिए गए हैं, और अगर इसकी जांच हुई तो बहुत चीजें निकल के आ सकती हैं। देखिए दास साहब, कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप थे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कहीं आपका कोयला घोटाला, अलग अलग स्टील घोटाला, जिन्हें किस किस तरह के घोटाले थे। अगर सही से ऑडिट हो जाए और इस चुनावी बॉन्ड का ही ऑडिट हो जाए और उस संबंधित कंपनी का ऑडिट हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि ये लगभग लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है, ये चुनावी जो घोटाला है, ये निकल करके आएगा। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं कि वो बड़े चालाक लोग हैं, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक बड़ा घोटाला सिद्ध हो सकता है। और कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जगत ने भारत की एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबको है। आप पैसे के आधार पर चुनाव, भारत की चुनावी व्यवस्था को अपने अनुकूल नहीं डाल सकते। ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं उद्योगपति ने, अब आप देखेंगे कि अलग अलग दलों पे बड़े आरोप लगते हैं कि आप लोकसभा में पैसे दे करके, देखिए लोकसभा में पैसे दे करके आप लॉबिंग नहीं कर सकते, लेकिन पैसे दे करके बाकायदा चुनावी व्यवस्था को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, या एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण आप कर सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको वित्तीय फायदा दे और आपको कहीं ना कहीं लाभ देने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं माकूल है। मेरा तो मानना सतीश यह है जी, दास साहब। सतीश जी, जी कंप्लीट करिए। देखिए, मान्यवर काशीराम जी ने जिस कंसेप्ट को ये कहा, मान्यवर काशीराम जी ने एक बात और भी कही थी कि जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, जो विधान परिषद के मेंबर होंगे, उनमें हम अपने कार्यकर्ताओं को भी इस देश में तमाम दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इवन छोटे छोटे दल भी, जी जी तमाम उद्योगपतियों से पैसा लेकर के राज्यसभा के मेंबर बनाने की परिपाटी है। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि जब हम ताकत में आएंगे और जो हमारे राज्यसभा मेंबर बनेंगे या आप विधान परिषद के जो मेंबर बनेंगे, तो उनमें हम अपने कार्यकर्ता जो गरीब होंगे, और मैं समझता हूं कि लगभग 27 आपने राज्यसभा मेंबर बहुजन समाज पार्टी ने दिए, लगभग 99% की तो मैं बात कह नहीं सकता, हो सकता है कि मुझसे कोई आंकड़ा छूटा हो, 99% जो लोग हैं वो वीकर सेक्शन के लोगों को। आम आदमी पार्टी कल डेवलप हुई, लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी आई और वो कहीं ना कहीं कहती थी कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के तुरंत बाद जो दूसरी बार राज्यसभा में 3 उद्योगपति लोगों को बाकायदा, जो बड़े पैसे के मालिक थे, और एक जाति विशेष के लोगों को बाकायदा राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो मेरा कहना यह है कि अभी भी समय है और लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी तो ये मुद्दा चुनावी बॉन्ड का है, एक घोटाला और भी है जिसमें बहुजनों को और बहुजन राजनीति करने वाले तमाम लोगों को इस देश में बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कहीं ना कहीं ईवीएम के सहारे और ईवीएम पे सवाल उठा करके आप अपनी बहुत सारी खामियां ढकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आरंभिक अवस्थाओं में आप देखेंगे, ये भी सच है कि बैलेट से कहीं ना कहीं चुनावी लोग लेकर के चले जाते थे, उसके बाद में आपका ईवीएम आया, लेकिन वो पता तो चल जाता था ना, वो परिवर्तित पता तो चल जाता था ना कि कहाँ लोग लेके गए, फिर एक 100%। पोल हो जाता देखिए था। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीछे की ओर नहीं गए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी चीजों की तरफ गए हैं। अब कानून मजबूत हुए हैं, अब व्यवस्थाएं मजबूत हुए हैं, अब कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जिस तरह का होगा, अगर बैलेट से चुनाव होगा तो लोग लेकर के चले। अब पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान देखिए ना, ठीक है पाकिस्तान एक बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क है, लेकिन आप मुझे वहां की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो जो जो इमरान की जो पार्टी है
वो बिना सिंबल के भी लोग, बिना हम्म, सिंबल के भी लोग वहां खड़े हो गए। और वहां हम्म, चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, वह बैलेट से हुआ। और वो बैलेट सीधा सीधा है कि सरकार चाहे कितनी भी व्यवस्था, आपका चुनावी चिन्ह भी अगर जब्त कर ले और बैलेट से हम्म, अगर चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता की भावनाएं वहां दिखाई दे रही थी। तो हम्म, मेरा मानना यह है कि तमाम जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, भारतीय राजनीति में ये सब होता रहेगा, लेकिन हम्म, उनकी कुछ मांगे, और वो मांगे हमेशा उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं से, ईवीएम के खिलाफ, चुनावी बॉन्ड के खिलाफ, ये एक व्यवस्था तैयार ही करनी पड़ेगी। जी सतीश जी, आखिरी सवाल है मेरा। तो जो चुनावी बॉन्ड पे रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं बात यही खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी जिस तरीके से अदालत ने ये कहा है कि तमाम आंकड़े सामने पेश किया जाए और 13 अप्रैल तक इसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, तो उसके बाद तमाम सवाल उठेंगे और इशारा देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या फैसला लेता है। नहीं, देखिए देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सवाल नहीं मैं खड़ा कर, लेकिन कुछ कुछ सवाल आम जनता के हो सकते हैं। हम्म, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी ने ये कहा है कि चुनावी बॉन्ड अवैध था, तो हम्म, कहीं ना कहीं ये भी कानूनी रूप से लोगों के ऊपर एक दबाव रहेगा कि अवैध संसाधनों से कमाई गई संपत्ति भी अवैध होती है। हम्म, तमाम जो दल है, आप ये नहीं कह सकते। देखिए, अभी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडीशन लगाई है कि जो चुनावी बॉन्ड 15 दिन में कोई पार्टी ने अगर बना लिए या उसको हम्म, कैश कर लिया, बाकी जो जो है वो आप उनको लौटाएंगे, जिन्होंने जी, धन दिया है उनको लौटाएंगे। लेकिन हम्म, अब ये भी तो सवाल रहेगा, उनसे ये भी तो पूछा जाएगा कि अगर आप वित्तीय रूप से घाटे में चल रहे हैं, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, या आपकी ऐसे कौन से वे कारण थे कि आप एक पार्टी विशेष को, आप घाटे में होने के बावजूद भी आप पैसे चुनावी दे रहे बॉन्ड के थे। माध्यम से क्यों पैसा बिल्कुल दे रहे थे? लाभ तो ये दे रहे कहीं थे। ना कहीं अवैध है। मेरा मानना हम्म, यह है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और तमाम लोगों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को भी इसमें रखना चाहिए, हम्म, क्योंकि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, उनका जी, काम है कि साफ सुथरा चुनाव कराना। और हम्म, इस चुनावी प्रक्रिया में देखिए, महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आम जनमानस का इस चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए। अगर जी, आम व्यक्ति का इस चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठेगा, तो निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से ये ठीक नहीं हो सकता। अब जी माननीय सतीश सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर नजर रहेगी लोगों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सवाल अभी सवालों के जवाब आने बाकी हैं। चुनावी बॉन्ड के जब डिटेल आएंगे, जैसे सतीश जी ने कहा कि अगर जो उद्योगपति घाटे में चल रहे थे उन पे सवाल उठेगा, घाटे में रहने के बावजूद उन्होंने क्यों दिया। तो तमाम इस तरीके के सवाल हैं जो बने हुए हैं, और आने वाले दिनों में इन तमाम सवालों के जब जवाब सामने आएंगे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद सर। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।